हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विकास परक अगस्त महीने का। अगस्त महीने का यह है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को बताया गया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ में जो भी इस चैनल में नए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो इसमें सबसे पहले बताया गया छत्तीसगढ़ बाजार सी मार्ट की स्थापना। सी मार्ट की स्थापना की बात की गई है, जिसमें कि जो प्रदेश मंत्रिमंडल है उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो एक बैठक आयोजित की गई पूरे मंत्री परिषद की, जिसकी अध्यक्षता भूपेश बघेल जी कर रहे थे। तो उनके द्वारा ये निर्णय अभी लिया गया है कि प्रदेश में जो जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार सी मार्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्य विपणन विकास निधि से किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। तो ये स्टार वाला है, ध्यान दीजिएगा। सी मार्ट में प्रदेश के विभिन्न शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं, गौठानों, स्व सहायता समूह, कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों, बुनकर इत्यादि द्वारा जो उत्पादित सामग्री रहेगी उसका विपणन तथा उसकी ब्रांडिंग के साथ साथ उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सामग्री क्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे कि बड़े बड़े मॉल में होती है, उसी तरीके से यहाँ इसकी व्यवस्था की जा रही है। कहाँ, तो जितने भी जिला मुख्यालय हैं उनकी मंडियों में वो भूमि के आधार पे कितना भूमि है उस आधार पे वहाँ किया जाएगा। साथ में एग्री बिजनेस से संबंधित उत्पाद जैसे कि बीज, खाद, कृषि यंत्र, कृषि उपकरण, पंप, ये सब जो चीज़ें हैं या मनोरंजन सुविधाओं के साथ साथ कृषकों के दैनिक उपयोग को सामग्री विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। मल्टीप्लेक्स भी रहेगा जिससे मनोरंजन भी हो सके और साथ में आदमी खरीदारी भी वहाँ कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, ये सी मार्ट की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। और उद्देश्य से अगर बात करें तो स्थानीय उत्पादकों को विपणन की सुविधा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा तथा कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें बताया गया कि जो नवा रायपुर विश्व स्तरीय जो शिक्षण संस्थान है उसकी स्थापना की बात की। विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 20 एकड़ की जो स्कूली शिक्षा विभाग को भूमि निःशुल्क आवंटित किया गया सरकार के द्वारा। वहीं हर्बल उत्पादों की बात की गई है कि यहाँ सीधे क्रय हो सकेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर जो हर्बल उत्पाद होंगे या फिर लघु वनोपज जो होंगे उसको प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ जो भंडार क्रय नियम 2002 था संशोधित, तो नियम 8 के संशोधन का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य शासन के समस्त विभाग, उपक्रम तथा जो शासनाधीन संस्थाएं होती हैं शासन के अधीन, उनको अपने आवश्यकताओं के अनुरूप हर चीज़ में उपलब्ध बजट के अंतर्गत जो आयुर्वेदिक दवाइयां या हर्बल उत्पाद या फिर लघु वनोपज जो होंगे उन्हें क्या है, सीधा क्रय किसके माध्यम से, तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के माध्यम से किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ में फार्मास्यूटिकल उद्योग हेतु प्रोत्साहन पैकेज। तो छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, ये औद्योगिक नीति को आप लोग ध्यान दीजिएगा 2019 से तो उसी के अंतर्गत ये जो फार्मास्यूटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत इस पैकेज का लाभ उन्हीं उद्योगों को प्राप्त होगा जो पैकेज घोषणा की तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ MOU का निष्पादन कर चुके हैं, उन्हीं लोग को दिया जाएगा। उसके आगे चलते हैं तो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, इसको हम लोग पिछले वाले में देख चुके हैं, फिर भी अभी देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में जो मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत एक पूरक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत कृषकों को निजी भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण का प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिन नागरिकों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हुआ है उनके द्वारा अपनी भूमि पर फलदार पौधे या फिर वनोपज औषधि का रोपण किए जाने के लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो वृक्षारोपण वाला जो है वो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं उसके बारे में विस्तार से, तो आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिए। न्याय योजना में रागी फसल शामिल।
तो जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश का अनुमोदन किया तथा योजना में रागी फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में देखते हैं रमेश बैस, ये रायपुर के हैं, अभी त्रिपुरा के राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। इसका भी वीडियो है जो 8 नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जिसमें 4 नए हैं और 4 को जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया है। उनके बारे में विस्तार से वीडियो बना है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा या फिर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका। तो फिर ये कहाँ के अभी बने हैं, तो झारखंड के नए राज्यपाल इन्हें बनाया गया है, रमेश बैस को। सबसे पहले रमेश बैस के बारे में जान लेते हैं। तो 1978 में रायपुर नगर निगम के लिए ये चुने गए थे। 1980 से 84 तक वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। 1989 में रायपुर संसदीय सीट से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, पहली बार 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। फिर 2 अगस्त 1947 को रमेश बैस जो हैं वो वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यहाँ 97 आएगा, यहाँ 1947 दिया है, ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ क्या आएगा, तो 1997 तो उस समय कार्य किए। और साथ में जुलाई 2019 में उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया था और अभी हाल ही में उन्हें कहाँ का बनाया गया है, तो झारखंड का। तो पहले अगर पूछा तो पहले कहाँ के थे, पहले थे वो त्रिपुरा के, और अब कहाँ के हैं, तो अब हैं झारखंड के नए राज्यपाल। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, नियुक्ति देख लेते हैं। तो डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल ये बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति होंगे, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये पहले सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे पदस्थ थे। इससे पहले वो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति अंजिला गुप्ता पिछले 1 साल से एक्सटेंशन में चल रही थी। अंजिला गुप्ता का कार्यकाल 1 साल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन बढ़ा दिया गया था 1 साल पहले। लेकिन अब कौन है नए, तो नए हैं डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल। 92 साल के डॉक्टर चक्रवाल का शिक्षण के क्षेत्र में 30 साल का अनुभव रहा है। ये 3 गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करने वाले डॉक्टर आलोक के 4 पेपर को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी अवार्ड मिल चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ निधन की बात कर लेते हैं। तो रामाधार कश्यप ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और विधायक रह चुके कांग्रेस नेता रामाधार कश्यप का निधन हो गया है। रामाधार कश्यप जो हैं वो छात्र समय से ही राजनीति में सक्रिय रहे थे और वे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने साल 2002 में राज्यसभा भेज दिया। फिर सांसद रहते हुए 2003 में अकलतरा में विधानसभा का टिकट मिला और उन्हें जीत मिली। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत किए थे। और अगर इनका जन्म का बात करें तो अकलतरा के जो चोर भट्टी में 26 नवंबर 1938 में हुआ था। जो प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल से लेने के बाद CMD कॉलेज में स्नातक किया और वहीं से अपनी राजनीति चालू किए। LLB ये सब भी ये कर चुके थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सम्मान पुरस्कार। तो शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे धानागार के शिक्षक। तो शिक्षा मंत्रालय ने धानागार के जो कृष्णा पटेल को चुना है। कहाँ के हैं, तो धानागार के। तो शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार तकनीकी के माध्यम से स्कूली छात्रों में विज्ञान विषय को रोचक बनाने के लिए अपनाई गई नवाचार तकनीक के चलते जो ग्राम धानागार है उनके मूल निवासी एवं विज्ञान शिक्षक के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय पिस्ता जांजगीर चांपा में पदस्थ भी हैं शिक्षक कृष्ण कुमार पटेल। 2019-20 के लिए उत्कृष्ट शिक्षक का ICT अवार्ड के रूप में इन्हें चयन किया गया है। शिक्षक दिवस के दिन वे राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे। धानागार निवासी जो कृष्ण कुमार पटेल हैं वो विज्ञान शिक्षक के रूप में उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग वेबसाइट cgschool.in में बहुत सारे वीडियो क्लिप भी अपलोड किए, जिसे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्कूली कार्यक्रम पढ़ाई तुहर द्वार मोहल्ला क्लास में दिखा रही है। कृष्ण कुमार पटेल वर्तमान में NCC ऑफिसर भी हैं और पूर्व में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी भी रहे हैं। उनके YouTube चैनल के पटेल में 12,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। तो किन्हें मिलेगा, कृष्ण कुमार पटेल को, और ये कहाँ के हैं, तो धानागार के हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्कृष्ट विधायकों पत्रकारों का सम्मान।
तो जो राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट विधायकों को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर को सम्मानित किया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2019 के लिए जो उत्कृष्ट विधायक हैं वो अरुण बोरा, दुर्ग के अरुण बोरा और सौरभ सिंह कहाँ है? तो जांजगीर चांपा के। उत्कृष्ट पत्रकार में अगर हम लोग देखेंगे तो सुरेंद्र शुक्ला, मोहन तिवारी, कैमरामैन दीपक साहू, ये सबको दिया गया है। और विधायक में किसको? अरुण बोरा और सौरभ सिंह को। तो वर्ष 2020 के लिए अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट विधायक कुलदीप जुनेजा, नारायण चंदेल, ये दोनों को 2020 के लिए। और उत्कृष्ट अगर पत्रकार की हम लोग बात करें तो स्वर्ग श्री राजा दास ये हैं, और ये एक RK गांधी। उसके बाद हम लोग देखते हैं देश भर की कोर्ट में छत्तीसगढ़ मॉडल। फरियादी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पेश हो सकेंगे। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे कहा जाता है नालसा, नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। 10 जुलाई यह इस साल की पहली लोक अदालत होगी। इसके लिए 36,026 मामले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत कराया जाएगा। नालसा ने CG मॉडल को अपनाते हुए इस पूरे देश में लागू किया है। इससे पहले 10 अप्रैल को होनी थी, पर कोरोना संक्रमण के चलते यह स्थगित करना पड़ा था। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर में पहली बार लोक अदालत का आयोजन 11 जुलाई 2020 को किया गया था। इस आयोजन और पहल को देखकर नालसा ने पूरे देश में मॉडल के रूप में लागू किया। अब राज्य के तालुका से लेकर हाईकोर्ट तक सभी न्यायालयों में मामलों की सुनवाई होगी। लोक अदालत के लिए 322 खंडपीठ गठित की गई है। राज्य में सभी जिला न्यायालयों में प्री लिटिगेशन के 12,078 प्रकरण, लंबित के 23,474 प्रकरण, हाईकोर्ट के 474, कुल 36,026 लंबित प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का दिया निर्देश। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश पर इस बार लोक अदालत में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है। विशेष न्यायाधीश की ये धारा 188 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों, खासकर शासन के निर्देशों और आदेशों की अवहेलना पर दर्ज मामलों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत में पक्षकार अपने पास के व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय या विधिक सेवा संस्थान से संपर्क कर अपने मामले में सीधे और वर्चुअल तौर पर भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि 50 शिक्षकों को मिला राज्य सम्मान। तो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 22 जुलाई को प्रदेश के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 के लिए चयनित 3 शिक्षकों और राज्य शिक्षा पुरस्कार 2019 के लिए चयनित 47 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो 3 को देखा जाए तो डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार दिया गया है। बिलासपुर के शिक्षक जो दिनेश कुमार पांडे हैं उनको दिया गया है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। उसके बाद मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार आता है, तो बिलासपुर के व्याख्याता रश्मि गुप्ता को दिया गया है मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। उसके बाद आता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार। तो ये गरियाबंद के प्रधान पाठक मुन्नालाल देवास को मिला है। ये इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार। तो 2 तो बिलासपुर में मिला है, एक दिनेश कुमार पांडे को, एक रश्मि गुप्ता को, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी गरियाबंद के प्रधान पाठक मुन्नालाल देवास को मिला है। उसके बाद योजना में हम लोग देख लेते हैं। तो योजना में जो गोधन न्याय योजना है उसको 1 वर्ष पूरा हो गया है। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि गोधन न्याय योजना ने गौपालक किसानों के साथ साथ गोबर बेचने वाले भूमिहीन लोगों के आय का एक नया जरिया उपलब्ध कराया। गोधन न्याय योजना ने इस योजना के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों
कि लगभग 80,000 महिलाओं भी आत्मनिर्भर की राह में आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरुआत पिछले वर्ष हरेली के त्यौहार के अवसर पर 20 जुलाई को हुआ था। तो इस 20 जुलाई को 1 साल पूरे हो गए और 1 वर्ष की अवधि में गोबर संग्राहकों को 48.77 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई तथा गोबर संग्राहकों को कुल 97 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। स्व सहायता समूह और गौठानों समितियों की लाभांश राशि के रूप में कुल 35 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। साथ ही साथ गोधन न्याय योजना से प्रदेश के 1,71,000 से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। लाभान्वित होने वाले 76,000 से अधिक भूमिहीन लोग हैं। गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों में सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, गोबर, ये सब चीज़ें, गमले का निर्माण, गौ काष्ठ का निर्माण, ये सब आर्थिक गतिविधियों से लगभग 8,874 महिला स्व सहायता समूहों को लगभग 31 करोड़ 41 लाख रुपए की आय हुई है। साथ में प्रदेश में स्वीकृत 10,082 गौठानों में से 5,883 गौठान सक्रिय हैं। इनमें से 1,160 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं खेल। तो जो किक बॉक्सिंग को केंद्र सरकार व ओलंपिक महासंघ की मान्यता। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वॉको की भारतीय शाखा को किक बॉक्सिंग खेल की अधिकृत राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा किक बॉक्सिंग को। उसके बाद यहाँ बताया गया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उन परिवारों को। तो योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू हो जाएगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में 2,485.59 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जिनके पास भूमि नहीं है और कृषि मजदूर हैं उन परिवारों के लिए यह योजना है। तो इसे क्या कहा जा रहा है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कृषि, वन और खनिज से रिलेटेड। तो जो कैलो रायगढ़ ब्रांड के नाम से बिकेंगे महिला समूहों के उत्पाद। तो रायगढ़ जिले में महिला समूहों में बनाए गए उत्पाद को अब एक जैसी पहचान मिलने जा रही है। ये उत्पाद अब कैलो रायगढ़ ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे। इनमें जिले के विभिन्न समूहों द्वारा तैयार किए गए 70 उत्पादों को शामिल किया जाएगा। जिले के चयनित गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर भी स्थापित किए गए हैं, जहां महिला स्व सहायता समूहों को जोड़कर विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ में रुर्बन मिशन। तो ये क्या? तो छत्तीसगढ़ में जो रुर्बन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी ने रायपुर जिले के मंदिर हसौद क्लस्टर में अन्नपूर्णा ग्राम संगठन द्वारा संचालित मल्टी एक्टिविटी सेंटर में पेवर ब्लॉक एवं फ्लाई ऐश ब्रिक्स उत्पादन कार्य को सराहा है। छत्तीसगढ़ रुर्बन मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा चयनित देश के 75 अग्रणी क्लस्टर में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 13 क्लस्टर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसमें योजना के वेब पोर्टल में PFMS इंटीग्रेटेड के क्रियान्वयन एवं परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग प्रारंभ की गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ विष्णुभोग धान का पौधा हुआ बौना, पैदावार भी दुगना। तो क्यों? देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके जो विज्ञानियों ने क्या किया है कि विष्णुभोग सुगंधित धान की नई किस्म विकसित की है। इसकी लंबाई पहले की तुलना में 1/3 कम हो गई है, इसीलिए इसे बौना कहा जा रहा है। पहले इस धान की लंबाई 175 सेंटीमीटर थी। अब अनुसंधान के माध्यम से इसकी लंबाई 110 से 115 सेंटीमीटर कर दी गई है। उपज भी 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
थी, जो कि पहले औसतन कितना हो थी 20 क्विंटल और अब कितना हो गई है 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब दुगनी उत्पादन हो गई है। और साथ में लंबाई भी बहुत कम हो गई है, इसीलिए बौना कहा जा रहा है। विश्वविद्यालय के धान अनुसंधान केंद्रों ने सुगंधित एवं अधिक उत्पादन वाली धान की 5 किस्मों का विकास किया है। धान की आनुवांशिकी में परिवर्तन करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता ली गई है। विष्णुभोग धान की नई किस्म को ट्राम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट नाम दिया गया है। तो कैसे करते हैं पौधों की आनुवांशिकी में बदलाव? तो रेडिएशन, विकिरण के माध्यम से कुछ किरणें बीजों पर डाली जाती है। इससे उस पौधों के आनुवांशिकी में परिवर्तन हो जाता है, इससे इनके डीएनए में बदलाव हो जाता है। इसके बाद अलग अलग बीजों को बदलकर खेतों में प्रयोग करते हैं। जिस जीन में बेहतर गुण होते हैं उसे चयनित किया जाता है और उसके बाद उसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यहाँ आगे देखते हैं ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी म्यूटेंट। तो सोनागाठी छत्तीसगढ़ की परंपरागत किस्म है जो सोनागाठी है। ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी म्यूटेंट जाति विकसित की है। नए किस्म की धान मध्यम मोटा मतलब 20 का है। पौधों की लंबाई 110 से 115 सेंटीमीटर है। पहले सोनागाठी की जो ऊंचाई थी 150 सेंटीमीटर थी और नई किस्म जो है उसकी 135 से 140 दिन में पकती है। और पहले की जो धान की किस्म थी पकने का समय 160 दिन था, जो कि 20-25 दिन कम हो गई है। और जो नई किस्म की उपज की क्षमता है वो है 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो कि परंपरागत सोनागाठी से 18% अधिक है, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं मिलेट उत्पादन में इनपुट सब्सिडी। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के निर्णय और इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने के बाद अब छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी और रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन तैयार किया गया है, ताकि इसका उत्पादन तेज किया जा सके। किसका? कोदो कुटकी या रागी, ये सब फसल का। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य न केवल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये और धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ऐसा करने वाले छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कोदो कुटकी रागी के उत्पादन को बढ़ावा। तो देश विदेश में कोदो कुटकी रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश में इनके क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि कर प्रसंस्करण के माध्यम से विभिन्न उत्पाद तैयार कर प्रदेश में मिलेट की खपत को बढ़ाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार करते हुए अब इसको जोड़ के 9,000 रुपये इसमें और एक्स्ट्रा देगा, और जो भी अलग फसल बदल कर धान के बदले अगर कोदो कुटकी लगाते हैं तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ धान 1919। तो छत्तीसगढ़ धान 1919 किस्म का दाना मध्यम पतला है। पकने की अवधि 130 से 135 दिन है, जो कि इंदिरा सुगंधित धान 1 और दुबराज सिलेक्शन 1 की तुलना में क्रमशः 34.8% और 35.9% अधिक उपज देता है। मतलब दुबराज धान जो है और इंदिरा सुगंधित धान आता है उससे ज़्यादा उपज कौन दे रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ धान 1919 दे रहा है। इस किस्म में 60% दाना निकलता है और एमाइलेज का मात्रा 21.73% पाया गया है। उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ सीजी तेजस्वी धान। तो प्रदेश में एंथर कल्चर के जरिए विकसित प्रथम डबल हेल्पलाइड किस्म है। पकने की अवधि 125 से 130 दिन है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 110 से 115 सेंटीमीटर है, जो कि मध्यम पतला दाना वाली किस्म है। यह किस्म झुलसा रोग, सील, गलन, नेक ब्लास्ट के लिए मध्यम प्रतिरोधक है। उपज क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज क्षमता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीजी अगेती संकर मक्का 1। तो ये क्या है? ये एक सिंगल क्रॉस से विकसित है, जो कि छत्तीसगढ़ में विकसित प्रथम संकर किस्म है। पकने की अवधि 84 दिन है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का पठार
मतलब नीचे वाला इलाका जो छत्तीसगढ़ का है, और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र मतलब ऊपर वाला, मतलब एक सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, इधर पे ज़्यादातर ये उगाया जाता है। किसानों को फायदा, तो अगर उसकी हम लोग बात करें तो विष्णुभोग समेत अन्य कई धान की किस्मों के जीन में बदलाव करके इन्हें अधिक उत्पादकता वाली किस्म के रूप में विकसित किया गया है। इससे किसानों को कम रकबे में दुगना पैदावार होने से आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो सबसे मुख्य फ़ायदा यह है कि उनके आय में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होगा, समय कम लगेंगे, खर्चा कम लगेगा इसलिए। तो इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, इसका सेकेंड पार्ट आएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी इस चैनल में नया कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।